नमस्कार, आदाब। मैं शहर यासिर, स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करें। कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण उगादी उत्सव से पहले 3 अप्रैल को होने की संभावना है। 2023 में सीएम बनने के बाद ये मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होगा। सूत्रों की माने तो राज्य में जातिगत सर्वे के बाद सीएम रेवंत रेड्डी मंत्रिमंडल में BC से 2 नेता, SC से 1 और रेड्डी समुदाय से 1 नेता को शामिल कर सकते हैं। नए साल पर नए मंत्री तेलंगाना में मंत्रिमंडल के विस्तार का औपचारिक ऐलान अगले कुछ दिनों में होने की संभावना है। अभी रेवंत रेड्डी के मंत्रिमंडल में कुल 11 सदस्य हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल के ज्यादातर सदस्यों की संख्या 18 हो सकती है। सूत्रों से सामने आई जानकारी में रेवंत रेड्डी 4 नए मंत्री बना सकते हैं। 2 से 3 स्थान खाली रह सकते हैं। इसके अलावा राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा में चीफ व्हिप और डिप्टी स्पीकर का चुनाव हो सकता है। रेवंत रेड्डी ने 7 दिसंबर 2023 को 11 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार उगादी उत्सव के मौके पर कर रहे हैं। उगादी का पर्व 30 मार्च को है। इसे नए साल की शुरुआत माना जाता है। नागरिक अधिकारों के उल्लंघन में CSB के अनधिकृत उपयोग की निंदा करते हुए पूर्व IPS अधिकारी और BRS के नेता RS परवीन ने मांग की है कि राज्य सरकार कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर करने वाले सोशल मीडिया योद्धाओं और BRS कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए सभी मानदंड मामलों को वापस ले। उन्होंने कहा है कि BRS सरकार ने साइबर अपराधों को रोकने और नियंत्रित करने के एकमात्र इरादे से CSB की स्थापना की थी। इसकी स्थापना जनता, सार्वजनिक संस्थानों और अन्य संस्थानों को साइबर खतरों से बचाने के लिए की गई थी। हालांकि सोशल मीडिया योद्धाओं के खिलाफ मनगढ़ंत और अवैध मामले दर्ज करने के लिए कांग्रेस द्वारा CSB का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूर्व IPS अधिकारी ने कहा है कि दिलचस्प बात यह कि केवल BRS सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और कांग्रेस और भाजपा से जुड़े लोगों को बख्श दिया जा रहा है। पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए था, लेकिन अजीब बात है कि जब कांग्रेस नेता हनुमान राव ने हरीश राव और KT रामाराव को पेट्रोल से जलाकर मारने की धमकी दी तो सिद्दीपेट पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन वहीं सिद्दीपेट कमिश्नर एक व्यक्ति के खिलाफ सुपर मोटो मामला दर्ज करते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन अक्सर बीजेपी और मोदी सरकार पर साउथ को नेगलेक्ट करने का आरोप लगाते रहते हैं। एक कार्यक्रम में जब केंद्रीय मंत्री G. किशन रेड्डी से इसको लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दक्षिण के 2 राज्यों में हमारी NDA की सरकार है, फिर हम साउथ को नेगलेक्ट कैसे करेंगे। G. किशन रेड्डी ने कहा है कि हम भी राजनीतिक पार्टी हैं, हम साउथ में मजबूत होना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में हमारी सरकार है। कर्नाटक में अगर आज भी चुनाव हो तो हम सत्ता में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में चुनाव होगा तो सत्ता में आएंगे। अगर साउथ को नेगलेक्ट करते तो वहाँ की जनता के खिलाफ क्यों आवाज उठाते। हम साउथ में मजबूत होना चाहते हैं, साउथ की जनता का दिल जीतना चाहते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ मजबूती से काम कर रहे हैं। रेड्डी ने कहा है कि अभी तेलंगाना में विधानमंडल का चुनाव हुआ था, हम 50% पार्लियामेंट सीट जीते क्योंकि हम तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु किसी को नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं और न ही करना चाहते हैं। उगादी और ईद उल फित्र के नजदीक आने के साथ तेलंगाना सरकार गांवों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ा रही है। पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री सीतक्का ने अधिकारियों को त्योहारों के दौरान पानी की कमी को रोकने के निर्देश दिए हैं ताकि लगातार कम से कम 3 दिनों तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। एरा मंजिल स्थित मिशन भागीरथ कार्यालय में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने वरिष्ठ इंजीनियरों के साथ जिलेवार जलापूर्ति का आकलन किया। उन्होंने मिशन भागीरथ के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो आपूर्ति संबंधी समस्याओं की निगरानी और समाधान के लिए हफ्ते में कम से कम 4 दिन फील्ड में रहें। समन्वय को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने ग्रेड A और मंडल विशेष अधिकारियों वाली मंडल स्तरीय समितियां बनाई हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए एक विशेष बजट भी आवंटित किया गया है। कहते हैं शादी 2 दिलों का मेल होता है जिसमें 2 लोग जन्म जन्म तक एक दूसरे के साथ निभाने का वचन देते हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी का एक नहीं बल्कि 2 लोगों पर दिल आ जाए और वो दोनों से ही शादी करने की ठान ले। सुनने में ये थोड़ी अनोखी और अजीब बात लग रही लेकिन सच है। ये अनोखी कहानी तेलंगाना के कुमाराम भीम आसिफाबाद जिले में देखने को मिली है जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। यहाँ के गुमनूर गाँव के रहने वाले सूर्यदेव ने न सिर्फ 2 महिलाओं से एक साथ प्यार किया बल्कि दोनों को एक ही मंडप में दुल्हन भी बना लिया। इस अनोखी शादी की खबर जब गांव में फैली तो लोगों ने माथा पीट लिया। हालांकि अंत में सबको ये रिश्ता कबूल करना ही पड़ा। इससे ज्यादा हैरानी की बात तब हुई जब सूर्यदेव ने शादी के कार्ड छपवाए। आमतौर पर शादी के कार्ड पर एक दूल्हे और एक दुल्हन का नाम होता है, लेकिन इस कार्ड पर दूल्हे के साथ 2 दुल्हनों के नाम छपे थे। ये देखकर कई लोग हैरान रह गए। गाँव वालों को यकीन नहीं हुआ कि ये शादी सच में होने वाली है। लेकिन जब शादी का दिन आया तो पूरे रीति रिवाज के साथ ये अनोखा विवाह संपन्न हुआ।
गचिबौली में आयोजित 2025 कियो राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप पर तेलंगाना के मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ के नेतृत्व में यह राष्ट्रीय स्तर की कराटे चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। राज्य सरकार ने इसकी मेजबानी की है। तेलंगाना सरकार ने राज्य को खेल हब बनाने के लिए 456 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कराटे एसोसिएशन अध्यक्ष महेश गौड़ जी के नेतृत्व में आज नेशनल लेवल का कराटे चैंपियनशिप यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है। प्रदेश सरकार इसके होस्ट किया गया है। यहाँ 28 प्रदेश से जो लोग आए उनको हम स्वागत करते हैं और यहाँ जो है ये मैच आने वाला दिन में एशियन गेम्स। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर की गई कथित टिप्पणी करने पर उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। वही अब इस मामले पर एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया कि क्या अब इन तोड़फोड़ करने वालों के घर बुलडोजर चलेगा। एक सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, कॉमेडियन कुणाल कामरा ने किसी को गद्दार बोल दिया तो एकनाथ शिंदे की पार्टी वाले बोले कि हमारे नेता को गद्दार बोला और उसका दफ्तर तोड़ दिए। अब हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ से पूछते हैं कि इन तोड़फोड़ करने वालों के घर को तोड़ा जाएगा या नहीं। नागपुर में इरफान अंसारी की हत्या करने वालों के घर तोड़े जाएंगे। आप सिर्फ मुसलमानों का घर तोड़ रहे हैं। कुणाल कामरा को धमकी देने वालों के घर नहीं तोड़े जा रहे हैं। तोड़फोड़ करने वालों को जमानत मिल गई। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लग रहा है कि पुलिस उनके साथ है। ओवैसी ने कहा, कोई भी सत्ता में ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। भारत में बादशाहों के महल वीरान हैं, तुम्हारे भी महल वीरान होंगे। अगर तुम सोच रहे हो कि हम झुक जाएंगे तो याद रखो कि हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, वक्त के यजीदियों और फिरौन के आगे नहीं। स्कूल शिक्षक निदेशक के अनुसार तेलंगाना सरकार ने 626 शिक्षकों को अन्य शिक्षकों के साथ स्थान बदलकर अपना कार्य स्थान बदलने की अनुमति दी है। जो स्थान बदलने के लिए इच्छुक हैं, ये तबादले पारस्परिक आधार पर होंगे, यानी एक शिक्षक दूसरे स्थान पर तभी जा सकता है जब कोई दूसरा शिक्षक स्थान बदलने के लिए तैयार हो। सरकार ने यह भी कहा है कि इन शिक्षकों को यात्रा या दैनिक खर्च के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं मिलेंगे। अपने नए स्थान पर उन्हें वरिष्ठता में अंतिम नियमित रूप से नियुक्त शिक्षकों से नीचे रखा जाएगा। हैदराबाद हलीम ने जीआई टैग के 15 साल पूरे होने का जश्न मनाया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल की परीक्षाएं और कक्षाएं बाधित न हो। 31 मार्च तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का तुरंत तबादला कर दिया जाएगा। शेष शिक्षकों का तबादला 23 अप्रैल के बाद किया जाएगा, जो स्कूल वर्ष का अंतिम कार्य दिवस है। हैदराबाद और वारंगल में शिक्षा विभाग के अधिकारी इस प्रक्रिया का प्रबंधन करेंगे, खासकर विभिन्न क्षेत्रों के बीच जाने वाले शिक्षकों के लिए। सभी अधिकारियों को नियमों का ठीक से पालन करना होगा और अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो 1991 के CCA नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना की वित्तीय स्थिति पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। विधान परिषद परिसर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह करने के उनके प्रयासों के बावजूद संसद में सच्चाई सामने आ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने संसद में आधिकारिक तौर पर कहा कि तेलंगाना का कुल कर्ज 4.42 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन मुख्यमंत्री झूठा दावा कर रहे हैं कि राज्य का कर्ज 8 लाख करोड़ रुपए है। कविता ने कांग्रेस सरकार पर महज 15 महीनों में भारी कर्ज लेने और अपने राजनीतिक नाटकों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। कालेश्वरम परियोजना का जिक्र करते हुए बीआरएस नेता ने कहा कि सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने खुद विधानसभा में पुष्टि की है कि परियोजना के बैराज बरकरार हैं। पूर्व सांसद ने कहा, तो फिर कांग्रेस सरकार किसानों को सिंचाई का पानी मुहैया कराने में विफल क्यों है, जबकि पानी की कोई कमी नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज कहा कि कई राजनीतिक दल आए और गए, लेकिन तेलुगु देशम पार्टी स्थायी है और जब तक तेलुगु लोग रहेंगे तब तक इसका अस्तित्व बना रहेगा। गुंटूर जिले के मंगलगिरी में पार्टी मुख्यालय में 43वें टीडीपी स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए नायडू ने पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए न्याय सुनिश्चित करने और पार्टी की विरासत को भावी पीढ़ियों तक पहुँचाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक तेलुगु लोग मौजूद हैं, टीडीपी उनके साथ खड़ी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। नायडू ने कहा है कि कई पार्टियां उभरी और गायब हो गई, लेकिन टीडीपी कायम रही। उन्होंने कहा है कि पार्टी को कमजोर करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन वो प्रयास अंततः इतिहास में धूमिल हो गए। टीडीपी की स्थापना को याद करते हुए नायडू ने इसके गठन का श्रेय एनटी रामाराव यानी एनटीआर की दूरदर्शिता को दिया, जिन्होंने ऐतिहासिक आवश्यकता के समय पार्टी की स्थापना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आने वाली पीढ़ियां टीडीपी के युग को स्वर्णिम काल के रूप में देखेंगी और उन्होंने अपनी 4
दशक की विरासत में हर संकट को एक अवसर में बदलने की पार्टी की क्षमता पर प्रकाश डाला। भाजपा से निकाले जाने पर बाजगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा है कि मैंने BS येदियुरप्पा उनके बेटे के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने राज्य में पार्टी को अपने परिवार की पार्टी बना दिया है। पीएम मोदी ने हर सार्वजनिक रैली में हमेशा कहा है कि वो भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और समायोजन की राजनीति को खत्म करेंगे। मैंने भी इसके लिए आवाज उठाई और मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अटल जी और अडवाणी जी भगवान की तरह थे। उनका बेटा जो परिवार का पार्टी हो गया कर्नाटक में, उसके खिलाफ में हमने आवाज़ उठाया था, क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रति सार्वजनिक सभा में, हर एक सार्वजनिक सभा में वंशवाद, भ्रष्टाचार और एडजस्टमेंट राजनीति हम ख़त्म करेंगे। हमने वो मुद्दे पर कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी में जो येदियुरप्पा और बड़ा बेटा लोकसभा सदस्य येदियुरप्पा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अभी बेहद प्रगतिशील राज्य रहा तमिलनाडु डीएमके सरकार की नीतियों की वजह से अराजकता का शिकार हो गया है और लोग इससे बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग अगले विधानसभा चुनाव में डीएमके सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हैं। उन्होंने डीएमके को तमिल विरोधी भी करार दिया है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने अभी तक तमिल भाषा में चिकित्सा और इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू नहीं की और किताबों का तमिल में अनुवाद भी नहीं किया है। अमित शाह ने विश्वास जताया कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसकी वजह से उद्योग और युवा राज्य से पलायन कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि कभी दक्षिण भारत का सबसे प्रगतिशील राज्य माना जाने वाला तमिलनाडु डीएमके सरकार की नीतियों की वजह से अराजकता का शिकार हो गया है, जिससे जनता बेहद परेशान है। आने वाले चुनाव में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार बनेगी। गृह मंत्री ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि तमिलनाडु की जनता डीएमके को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।